नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के करंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो नवंबर 2020 के मंथ में न्यूज़ में थे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे हूं। आप चाहें तो यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है मेरे इस लेक्चर से रिलेटेड तो वो भी आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ओडीओपी वर्चुअल मेला 2020 का शुभारंभ किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन है 19 अक्टूबर 2020, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 29 अक्टूबर। द करेक्ट डेट इज 19 अक्टूबर। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं पहले एक्चुअली कि इस पर्टिकुलर सवाल में बैकड्रॉप क्या है। तो ओडीओपी आपको पता ही होगा, इट इज़ बेसिकली वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। अब इस स्कीम के तहत यहाँ पर एक ये वर्चुअल फेयर लगाया गया था। वर्चुअल आप नाम से पता चल रहा है कि इट इज़ ऑनलाइन फॉर्मेट में रहा होगा। तो यहाँ पर हुआ क्या था? हुआ ये था कि 19 अक्टूबर 2020 को यहाँ पर ये पर्टिकुलर लॉन्च मेला जो है उसको लॉन्च किया गया था और इसको ऑर्गेनाइज किया था एमएसएमई डिपार्टमेंट ने। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। साथ में यहाँ पर फिक्की इन्वॉल्व था और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ईपीसीएच दैट इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट भी देखने को मिलेगा। तो इन तीनों लोगों ने यहाँ पर मिलकर इस पर्टिकुलर मेले को ऑर्गेनाइज किया था। अब यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक वर्चुअल बाजार को लॉन्च किया था। ठीक है, वर्चुअल बाजार मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वीबी। वर्चुअल बाजार का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि एक बाजार, एक ऐसा मार्केट जो ऑनलाइन फॉर्मेट में था। और वो मार्केट में क्या था? जो भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आपको आर्टिसंस देखने को मिलेंगे, यानी जो कारीगर हैं, उन्होंने जो जो काम यहाँ पर किए हैं उन कामों को इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत उनका काम दिखाया जाएगा वर्चुअल बाजार में। ठीक है, तो ये 5 दिन का वर्चुअल बाजार था, वर्चुअल फेयर था, जिसमें लगभग 700 कारीगरों के काम और लगभग उनके जो कामों को खरीदने वाले 1000 बायर्स, 1000 यहाँ पर खरीदने वाले लोग थे। और इस पूरे मेले में आपको 35 से ऊपर कंट्रीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। लगभग आई थिंक नॉट 35 से ऊपर, 35 ही एग्जैक्टली इतने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। राइट, तो जब इस पर्टिकुलर चीज़ का यहाँ पर इनॉग्रेशन था तो जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने कई चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट किया था। उन्होंने कहा था कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं, सब ज़िलों के पास एक यूनिक प्रोडक्ट बनाने का कैपेबिलिटी है। कुछ ना कुछ वो यूनिक प्रोडक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भदोई के कारपेट्स के बारे में बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता भी होना चाहिए। अगर आप भदोई की बात करते हैं तो भदोई के कारपेट्स बहुत फेमस हैं। अगर आप बनारस की बात करें तो आपने सुना होगा बनारसी साड़ियों के बारे में। ठीक है, अगर आप लखनऊ के बारे में जानते हैं तो लखनऊ के जो चिकन वर्क है उसके बहुत फेमस है। गोरखपुर का टेराकोटा का काम बहुत ज़्यादा फेमस है। राइट, तो यहाँ इस तरीके से जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कई सारे स्टेट्स के यहाँ पर स्टेट्स के बारे में, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर मेला के लिए एक स्पेशल पोर्टल भी यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, उस स्पेशल पोर्टल में वहाँ पर आप सिर्फ बायर्स, विजिटर्स या जो सेलर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और वो इस पूरे मेले का टूर भी कर सकते हैं। राइट, उनके जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर इस मेले में, इस वर्चुअल बाजार में दिखाए गए हैं उनके बारे में रिव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, नॉट ओनली ऑडियो या वीडियो कॉल्स बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स इज पॉसिबल ऑन दिस पोर्टल, उसके अलावा आप देखेंगे लाइव चैट का ऑप्शन भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोर्टल पर अवेलेबल था। तो ये काफ़ी कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थे जो इस पर्टिकुलर स्कीम को, यहाँ पर्टिकुलर मेले को, वर्चुअल फेयर को लेकर हुए थे। अब नॉट ओनली एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको बताना चाहूँगा एग्जाम से रिलेटेड, वो ये कि यहाँ पर जो 5 दिन का वर्चुअल फेयर था इसमें आपको फिक्की की जो चेयरमैन हैं संगीता रेड्डी जी, वो यहाँ पर थी। और उसके अलावा जो इंडियन हाई कमिश्नर ब्रिटेन हैं गायत्री कुमार, ये लोगों ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर मेले को यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया था। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने ये कहा कि जो यहाँ छोटे छोटे कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनको हम यहाँ पर टोटली कन्वर्ट कर देंगे इनटू मिनी ग्राम सचिवालय। इसकी बारे में बात करी है गई है कि हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। इस चीज़ के बारे में बात हुई थी। और इन पूरे ग्राम सचिवालय को हम लोग बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे ताकि जो भी सर्टिफिकेट्स, ऐसे लोग हैं गांव में रहते हैं उनको कोई सर्टिफिकेट चाहिए, फॉर एग्जांपल उनको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, उनको होम सर्टिफिकेट चाहिए, सॉरी इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये सब चीज़ों के लिए उनको ना अपने दूर गांव से कहीं तहसील ऐसे जगहों पे ना जाना पड़े, वो सारे काम उनके गांव में हो जाएं। तो ये चीज़ों का भी यहाँ पर इनॉग्रेशन साथ में हुआ था जब ये मेले की बात यहाँ पर आई थी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर मेले के ऊपर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको इम्पार्ट कर दी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब बात करते हैं आगे की। अब यहाँ सवाल है, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ उत्तर प्रदेश in the Anemia Free Index Scorecard 2020-21 which was released by Ministry of Health and Family
वेलफेयर। तो यहाँ पर जो अनीमिया मुक्त भारत का जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स में यहाँ पर उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है, ये सवाल है। तो यहाँ सीधा आंसर है इसका 22वां। तो देखिए ये एक बहुत ही खराब रैंकिंग है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें हुआ क्या। सबसे पहले हरियाणा जो स्टेट है, हरियाणा स्टेट ने इस पर्टिकुलर एनीमिया इंडेक्स में टॉप किया, यानी सबसे बेटर स्टेट रही वो, राइट। तो अनीमिया मुक्त भारत, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक तरह का इनिशिएटिव है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रन करता है। और साथ में इंपॉर्टेंटली इस पर्टिकुलर एनीमिया फ्री जो हमारा इनिशिएटिव है, एनीमिया मुक्त भारत है, उसमें यूनिसेफ का भी रोल आता है, ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। यूनिसेफ से सपोर्टेड है ये पर्टिकुलर हमारा इनिशिएटिव, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ऑल ओवर इंडिया एनीमिया के जो केसेस हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है हमको वो कहाँ से मिलती है, एक 8th गवर्निंग बॉडी मीटिंग होती है स्टेट हेल्थ सोसाइटी की, ठीक है, जो नेशनल हेल्थ मिशन की थी इन चंडीगढ़ होती है, वहाँ से हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो हरियाणा जो है, मैंने आपको बताया कि इसने यहाँ पर इस अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में सबसे टॉप किया था और इसका स्कोर यहाँ पर 46.7 था, ठीक है। अब आपको हैरानी होगी जानकर उत्तर प्रदेश के स्कोर के बारे में। उत्तर प्रदेश का स्कोर यहाँ पर, जो कि 22वीं पोजीशन थी, 0.2 पॉइंट्स पे यहाँ पर स्कोर था। यहाँ पर इनफैक्ट कई स्टेट ऐसे थे जिनका 0 पॉइंट्स थे, जैसे कि त्रिपुरा की 29th रैंकिंग थी, नागालैंड की 28वीं थी, मिजोरम की 27वीं थी, गोवा 26, अरुणाचल प्रदेश 25। तो ये सारे स्टेट्स एकदम नीचे वाले स्टेट्स थे और इनके 0 पॉइंट्स थे। लेकिन उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस यहाँ पर बहुत ही घटिया रहा। आप देख सकते हैं 0.2 पॉइंट्स खाली थे और 22वीं पोजीशन यूपी ने सिक्योर करे। तो आपको यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, हरियाणा के बारे में भी याद होना चाहिए कि इस इंडेक्स में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाज ऑफ हरियाणा, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि यहाँ पर एक रिपोर्ट के बारे में लिखा गया है, इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2020। ये जो है, इस रिपोर्ट में व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 2019। तो बेसिकली सवाल ये है कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर उत्तर प्रदेश का जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का क्या रिस्पॉन्स है, क्या परफॉर्मेंस है, कैसे कितने वो डोमेस्टिक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं यूपी के अंदर, राइट। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको यूपी स्टेट के अंदर डोमेस्टिक टूरिस्ट कितने आते हैं, इस 2019 में कितने आए हैं। तो उसकी रिपोर्ट 2020 की है। तो यहाँ पर इसका आंसर है फर्स्ट। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्टेप है, अच्छा परफॉर्मेंस है यूपी का। मतलब यूपी सबसे ज़्यादा यहाँ पर डोमेस्टिक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करा है उसने 2019 के टाइम में। तो चलिए जान लेते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर ये रिपोर्ट के बारे में और फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए ये जो यहाँ पर रिपोर्ट है, आपको पता है इस रिपोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने यहाँ पर रिलीज़ किया है। ऑब्वियसली वही एक मंत्रालय है जो उसको रिलीज़ कर सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इसमें उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है वो फर्स्ट रही है 2019 के डोमेस्टिक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के टर्म्स में। और अगर आपको बताऊं तो इसमें यहाँ आप देखोगे कि IT मतलब ये जो टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स आई हैं 2020 की, उसमें ये अनाउंसमेंट हुआ है कि एज मैनी एज 53.6 करोड़, समझ लीजिए आप, डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं जो उत्तर प्रदेश में विजिट किए थे 2019 में। ये आंकड़ा यहाँ सामने आया है, ये इतना हाई है, विच इज़ एज मच हायर। अगर हम कंपेयर करें 2018 के मुकाबले, तो तमिलनाडु उस वक्त यहाँ पर, तमिलनाडु 2018 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था, मतलब जिसको फर्स्ट पोजीशन मिली थी। अब तमिलनाडु को इस साल सेकंड पोजीशन पे चला गया है और यूपी ने इसको यहाँ पर ओवरटेक कर दिया है, यूपी नंबर 1 पे आ गया है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और दैट इज़ रिलेटेड टू सूर सरोवर लेक। तो देखिए सूर सरोवर लेक की बात करें ऑफ उत्तर प्रदेश, विच हैज़ रिसेंटली बीन नेम्ड इन द रामसर साइट, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। किस यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में ये सूर सरोवर लेक है? ऑप्शन है आपके पास बरेली, गोरखपुर, मेरठ और आगरा। तो इसका आंसर है सीधे सीधे आगरा। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सवाल देखिए, सवाल क्या है कि जो सूर सरोवर लेक है उत्तर प्रदेश का, उसको रिसेंटली रामसर की साइट में यहाँ ऐड किया गया है। तो बेसिकली ये रामसर की साइट्स क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं पहले। तो देखिए इंडिया में मैं आपको बताऊँ 41 वेटलैंड्स हैं, ठीक है। ये एक डेटा है जो आप ज़रूर याद रखिएगा। 41 वेटलैंड्स हैं और ये हाईएस्ट है साउथ एशिया के अंदर। साउथ एशिया के अंदर सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि 2 और इसमें लिस्ट में ऐड हो गए हैं रिसेंटली। मैंने लास्ट जो आपका MCQ वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हाँ रिसेंटली देयर आर सम एडिशन टू दी रामसर साइट्स, ठीक है। तो उसमें देखिए एक तो है लोनार लेक जो आपका महाराष्ट्र में है, इसको यहाँ पर ऐड ऑन किया गया है रामसर साइट में। और एक है यहाँ पर सूर सरोवर लेक जिसको हम लोग कीथम लेक के नाम से भी जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है। इसको कीथम लेक के नाम से भी जानते हैं और ये लेक जो है आगरा में है, इसको भी यहाँ पर रामसर साइट में यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया गया है। अब बड़ी बात ये है कि ये रामसर बेसिकली है क्या। तो देखिए रामसर रामसर कन्वेंशन हुई थी वेटलैंड्स के ऊपर, ठीक है, वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के ऊपर एक यहाँ पर ये यहाँ पर कन्वेंशन हुई थी। और रामसर क्या है, रामसर एक बेसिकली शहर का नाम है जो ईरान के अंदर लाई करता है। उस पर्टिकुलर शहर में यहाँ पर ये वेटलैंड ये यहाँ पर कन्वेंशन हुआ था, इस वजह से इसका नाम रामसर कन्वेंशन रख दिया गया है। और यहाँ पर जो भी हम लोग वेटलैंड्स को इंक्लूड करते हैं इसको रामसर साइट बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये ट्रीटी 1971 की यहाँ पर साइन हुई है। मैंने आपको ये भी लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। और आप देखेंगे कि इसको हम लोग कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली इसका एम क्या है कि ग्लोबल नेटवर्क बनाना, ताकि हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें, हम ह्यूमन लाइफ को सस्टेन कर सकें, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। और आपको पता ही है वेटलैंड के इंपॉर्टेंस कितने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वेटलैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। आप मतलब देखिए वेटलैंड से ही हमको फूड या फाइबर या वाटर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज की जो चीज़ें होती हैं, वाटर का प्योरिफिकेशन होता है, फ्लड जो मॉडरेट होता है, फ्लड्स आते हैं तो हमको वेटलैंड्स ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करता है, इरोजन कंट्रोल करता है, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो सब वेटलैंड हमारा रेगुलेट कर लेता है, इसलिए वेटलैंड्स का कंजर्वेशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता ही होगा लगभग 170 कंट्रीज़ जो हैं इस वक्त इस पर्टिकुलर जो हमारा कन्वेंशन है रामसर कन्वेंशन उसके हिस्सेदार हैं। और लगभग आप देखेंगे 2000 साइट्स हैं जिनको डेजिग्नेट कर रखा गया है इस वक्त रामसर कन्वेंशन के अंदर, ठीक है। तो रिसेंटली मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद आ रहा है, मैंने आपको जो कबरताल झील है, कबरताल, उसका मैंने आपको बारे में बताया था, बिहार के जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, उसको भी यहाँ पर वेटलैंड के नेशनल इंपॉर्टेंस में डाल दिया गया था, ठीक है ना। इसके साथ साथ आप देखिए जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है देहरादून में, वो पहला वेटलैंड था उत्तराखंड के अंदर जिसको बेसिकली रामसर कन्वेंशन के अंदर डाला था, ठीक है। याद रखिएगा ये नाम भी, आसन कंजर्वेशन, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह आप देख सकते हैं। अब इंडिया में जैसा एक्सप्लेनेशन में मैं आपको ऑलमोस्ट बता ही चुका हूँ, 2 न्यू लेक्स वेटलैंड्स जो बेसिकली इनको डेजिग्नेट किया गया है रामसर साइट में। पहला मैंने आपको बताया लोनार लेक जो महाराष्ट्र में है, बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, और सूर सरोवर लेक जिसको हम कीथम लेक भी कहते हैं, आगरा के ज़िले में ये लाई करता है, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ सवाल है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर डिटेल कर देता हूँ कि हमारे यहाँ पर ऑलरेडी जैसे मैं आपको बताया कि बहुत सारी रामसर साइट्स ऑलरेडी हैं। तो आई होप आपको यहाँ और रामसर साइट्स के बारे में पता होना चाहिए, तो वो आप ज़रूर यहाँ पर निकाल लीजिएगा। जैसे कि आपको बताऊँ चिल्का लेक हो गया, ठीक है, ये उड़ीसा में मिलता है। फिर हो गया हमारा केवलादेव, जो हमारा केवलादेव नेशनल पार्क है, KNP इसको शॉर्ट में बोलते हैं, आपको ये राजस्थान में मिलेगा, ये हमारा नेशनल रामसर साइट है। आपको हरिके मिलेगा, हरिके ये आपको पंजाब में मिलेगा, ठीक है। लोकटक मिलेगा, लोकटक इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत ही ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ में भी रहते हैं। मणिपुर के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। वूलर लेक आपको मिलेगा, आई एम श्योर आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, वूलर लेक, ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। तो ये कुछ हैं जिनके नाम आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरह के जो रामसर साइट्स हैं इंडिया के अंदर, उनका एक लिस्ट बना के आप उनको इनका स्टेट्स ज़रूर याद कर लें। तो कभी कभी आपको मैचिंग में पूछ सकता है कि किस स्टेट में लाई करता है, और उन पर्टिकुलर रामसर साइट के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको भी आप एक बार बुलेट पॉइंट्स बना के 2-2 3-3 पॉइंट्स उनके बारे में लिख लीजिए, ताकि आपके लिए वो चीज़ें आसान हो जाए, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सवाल है, हाउ मच पैडी प्रोक्योरमेंट टारगेट हैज़ बीन सेट दिस टाइम इन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पैडीज प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑफ 2020-21। तो उत्तर प्रदेश की जो यहाँ पर जो पैडी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है 2020-21 की, उसमें इस बार कितना टारगेट यहाँ पर फिक्स किया गया है, कितना पैडी प्रोक्योर किया जाएगा, ये सवाल है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर जो आंसर है दैट इज़ 55 लाख मेट्रिक टन्स, 55 लाख मेट्रिक टन यहाँ पर पैडी का प्रोडक्शन, पैडी का जो प्रोक्योरमेंट है वो यहाँ पर किया जाने वाला है, ठीक है। तो ये जो आप देखेंगे कि ये तो आंसर तो आपको पता चल ही गया, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो जो पैडी का प्रोक्योरमेंट है, ठीक है, खारिफ मार्केटिंग सीजन के लिए 2020-21 के लिए, ये आप देखेंगे तो 26 सितंबर से स्टार्ट हो गया था। 26 सितंबर से उस वक्त यहाँ पर हरियाणा और पंजाब में हुआ था ये चीज़, ठीक है, HNP हरियाणा और पंजाब। उसके अलावा आप देखेंगे 1 अक्टूबर में यही चीज़ आपकी स्टार्टिंग हो जाती है, 1 अक्टूबर से इन दी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के एरिया में, ठीक है। तो इस वजह से ये अपना क्वेश्चन भी इस एंगल से इस पर्टिकुलर मंथ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में आप देखिए 2 अक्टूबर को चंडीगढ़ में शुरू होता है, 5 अक्टूबर को जाके वही चीज़ प्रोक्योरमेंट तमिलनाडु में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में ये 1 अक्टूबर को यहाँ पर शुरुआत होती है, ठीक है। ये आप कितना टारगेट है वो भी आपको यहाँ याद रखना है, दैट इज़ 55 लाख मेट्रिक टन्स, ऑलराइट।
चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं अगले सवाल की। सवाल है द एनुअल रिपोर्ट ऑफ क्राइम इन इंडिया 2019 was released by NCRB, that is National Crime Records Bureau. According to which इसके हिसाब से which state the highest number of crime cases have been registered against the women। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी इन्फॉर्मेशन हमको जानने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, सवाल तो पहले क्लियर हो गया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है एनसीआरबी द्वारा भारत में अपराध 2019 की जो वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है, इसके अनुसार किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं? आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफिंग कर देता हूँ। यहाँ पर पहले न्यूज़ के जो करंट अफेयर्स का न्यूज़ है वो ये कि देखिए उत्तर प्रदेश में इतने मामले आपको दिख रहे हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम जो है वो वुमेन के अगेंस्ट हुए हैं। और अगर मैं बताऊँ रेप केसेस के बारे में, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप केसेस राजस्थान में रिपोर्ट हुए थे, 5,997 केसेस। ठीक है, अब यहाँ पर पहले दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। एक तो आपसे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट है ये छापता कौन है, रिलीज कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, दैट इज एनसीआरबी। और अगर मैं आपको एनसीआरबी के बारे में बताऊं तो एनसीआरबी बेसिकली आपको पता होगा कि ये इसका जो हेडक्वार्टर है एनसीआरबी का, ये हेडक्वार्टर आपको उसको मिलेगा न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, और इसको बनाया गया था 1986 में, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है, तो ये भी आप चीज़ यहाँ याद रखिएगा। इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ये है कि रिपोजिटरी बनाना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना क्राइम्स के बारे में, क्रिमिनल्स के बारे में। ठीक है, ताकि अगर आगे कोई क्राइम होता है तो उनका जो लिंक है वो हम लोग बहुत जल्दी डेवलप कर सकें, उसको बना सकें, ताकि हम लोग अच्छे से उसको जो क्रिमिनल है उसको पकड़ सकें। तो बेसिकली ये जो एनसीआरबी है, इट वाज सेट अप ऑन दी रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन। एनपीसी है, नेशनल पुलिस कमीशन, 1977 से 1981 के बीच में थी। और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टास्क फोर्स है 1985 में बनाई गई थी, उनके रिकमेंडेशन पे यहाँ पर इस एनसीआरबी को बनाया गया था, राइट। और इसकी रिपोर्ट के बारे में आपने देख ही लिया, 1953 से ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है वो छापी जा रही है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ जटायु कंजर्वेशन सेंटर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो यहाँ पर जो एक कंजर्वेशन सेंटर है, वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, अब आपको पता होगा वल्चर को यहाँ पर जटायु बोलते हैं, गिद्ध बोलते हैं। तो जटायु संरक्षण केंद्र यहाँ पर कहाँ पर ये बेसिकली किस स्थान पर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, सवाल ये है। तो इसका आंसर है महाराजगंज। अब देखिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ ताकि अगर कोई और क्वेश्चन भी आता है तो क्लियर हो जाए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर ये जटायु कंजर्वेशन सेंटर जो है, वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, ये महाराजगंज में खोला है। ठीक है, अब इस ओकेजन पे चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पर एक रिसर्च की किताब को भी यहाँ पर लॉन्च की, रिलीज़ किया था, जिसका नाम है बेसिकली गढ़ा कॉरिडोर। ठीक है, और दूसरा वाल्मीकिज एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस। इन दो बुक के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, ये तो खाली चलिए एक इन्फॉर्मेशन हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बताऊं तो ये जो यहाँ पर इस वल्चर कंजर्वेशन सेंटर की बात कर रहे हैं, ये हमारा इंडिया में आप देखेंगे ये इंडिया का पहला फर्स्ट किंग वल्चर ब्रीडिंग, जो किंग वल्चर्स होती हैं उनका ब्रीडिंग और कंजर्वेशन सेंटर है, जो गोरखपुर के जो फॉरेस्ट डिविजन्स हैं वहाँ पर खोला गया है, जहाँ पर आपको ये महाराजगंज का एरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो वल्चर ब्रीडिंग और कंजर्वेशन फैसिलिटी है, जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया जटायु कंजर्वेशन सेंटर है, ये बेसिकली 5 हेक्टेयर के एरिया में इसको डेवलप किया जाएगा। और जो जगह है वो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँ तो उसको बोलते हैं भारी बैसी। तो जो यूपी वाले लोग एग्जाम देंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारी बैसी विलेज है, गाँव है, और ये पड़ेगा आपका गोरखपुर के फॉरेस्ट डिवीजन में। ठीक है, फरिंदा रेंज कहते हैं उसको। तो गोरखपुर के फॉरेस्ट डिवीजन के फरिंदा रेंज में आपको ये भारी बैसी विलेज जो है, बैसी, वहाँ पर ये आपको एग्जैक्टली कंजर्वेशन सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा आपको पता ही होगा, ये तो ठीक है हमारा जो वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बन रहा है, आपको पता होगा कि हमारे जो ये पर्टिकुलर एक और क्रोकोडाइल कंजर्वेशन सेंटर चलता है ना, क्रोकोडाइल, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, क्रोकोडाइल। तो जो क्रोकोडाइल हमारा यहाँ पर कंजर्वेशन सेंटर है ये लखनऊ में है। अगर आप जानते होंगे जगह, कुकरैल एक जगह है यहाँ पर लखनऊ में। ठीक है, कुकरैल में मतलब लखनऊ के अंदर ही लाई करती है जगह कुकरैल, वहाँ पर ये पर्टिकुलर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन सेंटर ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहा है। तो अब हम वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बना देंगे, ये गोरखपुर के एरिया के पास है, इन दी एरिया ऑफ महाराजगंज। तो वहाँ पर ये भी एग्जिस्टेंस में आएगा और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल स्टेप होगा हमारे स्टेट के लिए। ठीक है, तो आपको पता ही है कि वल्चर्स जो है वो नेचुरल
क्लीनर्स माने जाते हैं लैंड के, जैसे कि डॉल्फिन्स मानी जाती हैं वाटर की। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा ये चीज़ कि डॉल्फिन्स जो हैं, डॉल्फिन्स को वो क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि नेचुरल क्लीनर्स है, पानी को साफ कर देती है ना डॉल्फिन्स। तो जैसे कि वो नेचुरल क्लीनर्स हैं वाटर की, सिमिलरली यहाँ पर वल्चर को नेचुरल क्लीनर्स बोला जाता है लैंड का। ठीक है, वो कोई भी यहाँ पर गंदगी प्रे होता है तो उसको खा जाते हैं, है ना। और वल्चर के बारे में अगर मैं आपको और थोड़ा सा बताऊं तो ये लॉर्ड विष्णु जो हैं, भगवान विष्णु, उनकी सवारी भी कहा जाता है भाई, वही इनकी सवारी है ना। सवारी मतलब एक तरीके से व्हीकल हो गया ना, उसी पे यहाँ पर जाते हैं। तो वो भी यहाँ पर हमारा एक माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट भी जुड़ा हुआ है ना। और ये एक सिंबल भी है, वल्चर एक सिंबल भी है हमारा क्लेनलीनेस को लेकर, प्यूरिफिकेशन को लेकर, क्योंकि ये अपने लैंड को क्लीन कर देता है। तो आई होप ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर है कि जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश का, उसको किस नाम से यहाँ रीनेम कर दिया गया है। तो आंसर है सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडियन रेलवेज ने यहाँ अनाउंस किया है कि वो यहाँ पर नाम चेंज करेगा नौगढ़ रेलवे स्टेशन का, जो एकदम बॉर्डर करता है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और नेपाल के पास। ठीक है, तो इसका नया नाम होगा सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो एरिया है, ये जो रीजन है जहाँ पर नौगढ़ रेलवे स्टेशन की बात करी जा रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि दिस इज़ दी बेसिकली द बर्थ एरिया ऑफ महात्मा बुद्ध, है ना। महात्मा जो बुद्ध हैं हमारे, बुद्ध, उनका ये बर्थ एरिया भी यहाँ पर इसको बोला जाता है। ठीक है ना, उनका बर्थ हुआ था लुम्बिनी के पास, लुम्बिनी जो नौगढ़, और ये लुम्बिनी जो है इट इज़ वेरी क्लोज टू नौगढ़। ठीक है, इस वजह से इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है। और ये रीजन जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रीजन भी डिक्लेयर किया गया है बाय यूनेस्को। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर सवाल है कि जो ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल है, ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल विल डेवलप जेवार एयरपोर्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ पर आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू आंसर। देखिए पहले बता देता हूँ, गौतम बुद्ध नगर, इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर नोएडा। ठीक है, नोएडा बोलते हैं। तो बेसिकली आपको पता होगा जेवार एक एयरपोर्ट है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा के पास, या ग्रेटर नोएडा भी बोल सकते हैं इनफैक्ट इसको हम लोग, जहाँ पर ये एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो ग्रेटर नोएडा का जो एरिया है वो बहुत तेज़ी से यहाँ डेवलप हो रहा है। अगर आप ग्रेटर नोएडा गए होंगे तो यहीं से आपको दिखेगा कि यमुना एक्सप्रेस वे भी यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी की बात भी करी जा रही है, इसको बनाएंगे। ग्रेटर नोएडा को आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की बात करी जा रही है। और यहाँ पर अभी इस जेवार एयरपोर्ट की बात भी यहाँ पर चल रही है। ठीक है, इसको यहाँ डेवलप किया जाएगा। तो बेसिकली ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल जो है वो इस जेवार एयरपोर्ट को बनाने वाला है इन द एरिया ऑफ गौतम बुद्ध नगर। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर हो गई। तो एक कंसेशन एग्रीमेंट हुआ था, कंसेशन एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल, इनके बीच में। और ये हुआ था कंस्ट्रक्शन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर। तो ग्रीनफील्ड का नाम आप समझ सकते हैं, कोई अगर नया काम शुरू होता है, एकदम जीरो लेवल से होता है, एकदम स्क्रैच लेवल से होता है, तो उसको हम लोग ग्रीनफील्ड बोलते हैं। कोई अगर एग्जिस्टिंग जगह पर काम करना होता है जहाँ पहले से कुछ था, तो उसको हम लोग ब्राउनफील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको यहाँ क्लियर होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि हाउ मच इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ मेज पर क्विंटल सेट बाय दी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन खारिफ मार्केटिंग ईयर 2020-21। तो खारिफ मार्केटिंग ईयर 2020-21 के लिए यहाँ पर जो मेज है, ठीक है, जो यहाँ पर मेज है मक्का, उसका यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या सेट किया गया है पर क्विंटल बाय दी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। आंसर इज 1850 रुपीज़। देखिए इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इसके अलावा भी दो तीन चीज़ों के नाम जो प्रोडक्ट्स हैं उनका आप लिख लीजिए और उनके प्राइसेस को भी यहाँ पर मेंशन कर लीजिए। एक लिस्ट बना लीजिए, जो कभी भी आपसे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है मेज पर वो फिक्स कर दिया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इन खरीफ मार्केटिंग ईयर 2020-21 को लेकर फॉर द अमाउंट 1850 रुपये। ठीक है, आखिरी सवाल है, और सवाल है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दैट इज क्या स्टेटमेंट है, रिलेटिंग टू कलेक्टिव मिनी ग्रीन ट्यूबवेल स्कीम। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, चलिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट यहाँ सही है गलत है। इन दिस, यानी इस स्कीम के तहत अ ग्रुप ऑफ मिनिमम 10 फार्मर्स ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी विल बी मेड एंड सोलर पावर्ड ट्यूबवेल्स विल बी कंस्ट्रक्टेड। तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। इस स्कीम के तहत यहाँ पर हो यही रहा है कि जो स्मॉल और मार्जिनल कैटेगरी के किसान हैं, ठीक है, उनका एक ग्रुप बनाएंगे। तो 10 फार्मर का एक ग्रुप बनेगा, वो किया जाएगा इस स्कीम के तहत। और यहाँ पर जो सोलर पावर्ड, यानी सोलर सन की एनर्जी से जो पावर्ड हैं ट्यूबवेल्स, वो भी यहाँ बनाई जाएंगी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि यहाँ पर जो कॉस्ट है ट्यूबवेल्स की वो आएगी 4.69 लाख। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही हो गया। दोनों ही स्टेटमेंट सही है इसके, इसलिए आंसर जो है इसका हो गया सी, दैट इज बोथ 1 and 2।
अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसका हिंदी वाला यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये जो स्कीम है ये फोर्स में आएगी 2021 में, कम इनटू फोर्स। और इसमें क्या हो रहा है, जैसा कि ऑलरेडी बता दिया गया है कि स्मॉल और मार्जिनल जो कैटेगरी के फार्मर हैं उनका यहाँ पर 10-10 फार्मर्स का ग्रुप बनाया जाएगा और यहाँ पर सोलर पावर ट्यूबवेल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। एक एक ट्यूबवेल की यहाँ कीमत बताई जा रही है 4.69 लाख रुपीज़ आएगी, जिसमें 73,000 रुपीज़ जो है वो यहाँ सेंट्रल देने वाला है। 2.4 लाख रुपीज़ जो है यहाँ पर स्टेट देगी और 1.53 लाख रुपीज़ जो है वो शेयर किया जाएगा फार्मर ग्रुप्स के द्वारा यहाँ पर। ठीक है, इस स्कीम के तहत आप देखेंगे ट्यूबवेल्स पे भी काम हो रहा है। वो काम करा जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ माइनर इरीगेशन, ये एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ माइनर इरीगेशन। और जहाँ पर जो सोलर पंप्स की बात हुई है, मैंने आपको बजट में भी डिस्कस किया था, उसको इंस्टॉलेशन किया जाएगा सोलर पंप्स का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इस स्कीम के तहत ये सब चीज़ें यहाँ पर होनी है। तो आई होप ये भी आपको यहाँ क्लियर हो गया। दोनों ही स्टेटमेंट इस स्कीम के जो दिए गए थे वो सही हैं। यही हमारे सारे एमसीक्यूज थे जो करंट में न्यूज़ में थे इन द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, कोई अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझसे डायरेक्टली यहाँ पर मुझे आप पूछ सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।